This is part 26 of the revision lecture series on arbitration. In part 25, I provided a brief summary and I spoke very quickly because that was intended to be a quick review. So in that part, I went through the 6 key points relating to the rules, that is the rules applying to the appointment of arbitrators. And in that same video, I promised that I'd be making another video in which I'm going to speak more slowly, and I will not only be telling you the rules, but I'll be explaining the rules, that is, I will be providing details, and of course I will include a few examples wherever it is necessary to illustrate the rule by way of an example. One more thing is that in this video I'm going to be speaking in Urdu as and when the need arises, so that the rules are easily understandable for everyone. So let's start. First, I'm going to read out the rule in English as it is, and then I'm going to explain in both Urdu and English mix. So the first rule is that the number of arbitrators can be 1, 2, 3 or even more. ये रूल बहुत सिंपल है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आप चाहते हैं कि आर्बिट्रेटर सिर्फ एक ही हो, तो आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी आर्बिट्रेशन प्रोसेस में सिर्फ एक आर्बिट्रेटर की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक से ज़्यादा की नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली बोथ द पार्टीज़ हैव टू एग्री टू दिस, यानी कि दोनों पार्टीज़ को इस पॉइंट पे एग्री करना होगा कि हमारे बीच में जो आर्बिट्रेटर आएगा वो एक ही होगा। हाउएवर, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, यानी कि कोई लिमिट नहीं सेट हुई हुई है कि सिर्फ एक ही हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स कैन ऑल्सो बी लेट्स से 2 या फिर 3 और इवन मोर। तो देयर कैन बी मोर देन 1 और 2 आर्बिट्रेटर्स, एंड दिस इज़ सिंपली रूल नंबर 1, यानी कि कोई मिनिमम या मैक्सिमम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अबाउट द नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स। सो रूल नंबर 1 का की मेन टेक होम मैसेज ये है कि नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स के बारे में है ये रूल के कितने हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इस सिचुएशन पे आ जाते हैं विच इज़ रूल नंबर 2, कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये नंबर, जिसको कि हमने रूल नंबर 1 में डिस्कस किया, ये स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि नंबर स्टेटेड नहीं है, कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है कि कितने आर्बिट्रेटर्स डील करेंगे आर्बिट्रेशन प्रोसेस में, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि फिर बाय डिफ़ॉल्ट एक रूल सेट कर दिया गया है कि इफ़ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में नंबर इंक्लूडेड नहीं है तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस में एक ही आर्बिट्रेटर होगा, यानी कि देयर विल ओनली बी अ सोल आर्बिट्रेटर. So remember, if the agreement is silent about the number of arbitrators, then in that situation where the agreement has not specified clearly how many arbitrators there will be, then there will only be one arbitrator in the arbitration process. By the way, I forgot to read out this rule in English like I did for the rule number 1. So rule number 2 simply states that where the arbitration agreement does not specify the number of arbitrators, then the arbitration shall be by a sole arbitrator. In case you don't know what a sole arbitrator is, it simply means just one arbitrator. Sole means just one and only. So arbitration process is going to include a single arbitrator if the agreement does not specify the number. अब जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो आप देखें कि रूल नंबर 1 में हमने ऑलरेडी ये देख लिया कि कितने आर्बिट्रेटर्स मिनिमम या मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 में हमने ये देख लिया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आर्बिट्रेटर स्टेटेड हैं ही नहीं कि कितने होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। और अभी भी रूल नंबर 3 में भी हम नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें रूल नंबर 3 में एक नई पॉसिबिलिटी की बात की गई है। वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आर्बिट्रेटर्स इवन नंबर पे आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इवन नंबर क्या होते हैं 2, 4, 6, 8 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इन सिचुएशंस में ऑब्वियसली बात है फ़ैसला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इवन नंबर है। हमें एक फ़ैसले पे आने के लिए जब हम मेजॉरिटी के थ्रू फ़ैसला करते हैं तो ऑब्वियसली वी नीड एन ऑड नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 7 आर्बिट्रेटर्स हैं, उनमें से 4 डिसाइड करते हैं कि पार्टी ए जीतेगी और 3 डिसाइड करते हैं कि पार्टी बी जीतेगी, तो इस सिचुएशन में देर आर 4 आर्बिट्रेटर्स विच इज़ बेसिकली ऑब्वियसली मोर दैन द 3 आर्बिट्रेटर्स। तो ऑड नंबर होता है तो ईज़िली डिसाइड हो सकता है कि मेजॉरिटी किसके फेवर में है। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स होते हैं तो ये डिसाइड करना, ये समझना मुश्किल हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इवन नंबर में तो फिर या तो फैसला आएगा कि 4 एग्री कर रहे हैं और 4 डिसएग्री कर रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन में डिफ़िकल्टी
गलती हो सकती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऑलरेडी एक रूल प्रोवाइड कर दिया गया है कि इवन नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स अगर होंगे तो उस सिचुएशन में एक एम्पायर को अपॉइंट किया जाएगा और वो एम्पायर का फ़ैसला फिर फाइनल होगा, फुल एंड फाइनल, जो भी एम्पायर अपॉइंट होगा। तो रिमेंबर, लाइक आई सेड अर्लियर, कि मैं रूल नंबर 3 भी एक दफ़ा इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ कि इन द केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स an umpire is going to be appointed. So simply rule number 3 relates to the situation जहाँ पे even number है. By the way, अगर आपने अभी तक देखा हो तो first 3 rules are relating to the number of arbitrators, so it should be very simple to remember these first 3. Number 1 पे है number of arbitrators कितने हो सकते हैं, number 2 पे है कि अगर लिखा हुआ ही नहीं है कि कितने होंगे तो 16 आर्बिट्रेटर, और number 3 पे कि अगर even नंबर हैं तो क्या होगा। तो की वर्ड्स इन तीनों में ये थे। रूल नंबर 1 में नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स इज़ द की वर्ड, नंबर 2 में सोल आर्बिट्रेटर इज़ द की वर्ड, एंड नंबर 3 में इवन नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स इज़ द की वर्ड। सो नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स रूल नंबर 1, सोल आर्बिट्रेटर रूल नंबर 2, इवन नंबर रूल नंबर 3। मैं चाह रही हूँ कि आपको साथ साथ रूल्स याद भी होते जाएं समझने के साथ साथ, तो इसीलिए मैं इस तरह समराइज़ और रेपिटेशन कर रही हूँ। तो होपफुली इस समरी के थ्रू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको याद ही हो जाएंगे कि क्या रूल्स हैं। एंड आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग इस तरह से लर्निंग मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने ये हमेशा अप्लाई की है अपनी स्टडीज़ में, एंड इट्स ऑलवेज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आपको मेमोरी ट्रिगर्स, जो मैंने ऊपर वर्ड लिखा हुआ है स्लाइड में, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ कि मेमोरी ट्रिगर्स बेसिकली सिंपली एक 1 की वर्ड होता है या 2 की वर्ड्स होते हैं या फिर एक छोटा सा फ्रेज़ होता है। एंड होता क्या है कि अगर आप पूरा सेंटेंस रट्टा नहीं मार रहे, पूरे सेंटेंस को मेमोराइज़ नहीं कर रहे या नहीं कर सकते हैं, तो आप बस उस सेंटेंस को समझ लें और उस सेंटेंस में से कोई एक की पॉइंट, की वर्ड आइडेंटिफाई करके उस वर्ड को याद कर लें। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल वो वर्ड आपको याद रहेगा, फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1 में मैंने याद कर लिया नंबर इज़ द की वर्ड, तो ना सिर्फ मुझे पॉइंट 1 याद रहेगा लेकिन साथ साथ पॉइंट 1, 2 एंड 3 क्योंकि मुझे पता है कनेक्टेड हैं, तो मुझे ये भी याद रहेगा कि फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स, इवन तो सिचुएशंस तीनों में थोड़ी थोड़ी अलग है। और दूसरी बात ये कि फिर जैसे ही मैंने की वर्ड, फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 3 में की वर्ड है इवन नंबर, तो जैसे ही इवन नंबर वाला की वर्ड आया तो ये एक ट्रिगर कर देता है मेरी मेमोरी को कि अच्छा रूल नंबर 3 में इवन नंबर के से रिलेटेड क्या रूल स्टेटेड है। तो मेमोरी ट्रिगर बेसिकली आपको इस तरह हेल्प करते हैं कि आप सिर्फ एक वर्ड याद करेंगे और आपको फिर पूरी कहानी याद आ जाएगी, एंड आपको इस तरह से मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप एग्ज़ाम में अपने ओन वर्ड्स में रूल को लिख सकते हैं, आपको सिर्फ रूल को एक बार समझना है और की वर्ड को याद करना है। अच्छा, कमिंग बैक टू द रूल्स, रूल नंबर 4 ये था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रीडिंग दिस वन इन इंग्लिश कि एन आर्बिट्रेटर मे बी नेम्ड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और may be left to be appointed by a designated authority by stipulating a certain mode of appointment. अब देखें, मैं पहले तो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रूल नंबर 4 में एक्चुअली 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, आप बहुत ही सर्टेन हैं, बाय द वे आप भी और दूसरी पार्टी भी, अगर दोनों पार्टीज़ क्लियर हैं इस बारे में कि कौन होगा आर्बिट्रेटर अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता है, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाते वक्त ही वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में नेम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारी आर्बिट्रेशन प्रोसेस में आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 4 का पहला पार्ट। अब पॉइंट नंबर 4 में जो दूसरी बात मेंशन्ड है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में नेम ऑफ़ द आर्बिट्रेटर स्पेसिफाई कर दें। आप ये भी कर सकते हैं कि लेटर ऑन आप आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट करने का एक तरीका बयान कर दें, यानी कि पॉइंट नंबर 4 बहुत सिंपली ये स्टेट करता है कि या तो आप नाम स्पेसिफाई कर दें आर्बिट्रेटर का, या फिर अगर आप अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम अग्रीड नहीं हैं कि कौन होंगे आर्बिट्रेटर आपकी पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन प्रोसेस में, तो आप सिंपली कोई तरीका चूज़ कर लें कि किस तरह से जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज़ होगा और आर्बिट्रेटर चूज़ करने का वक्त आएगा, नीड आएगी, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं कि आप ये सिंपली लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि यू आर लीविंग द आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एंड ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन होगी
उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम कहते हैं कि वी स्टिपुलेट अ सर्टेन मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सिंपली कि हम एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को ये अथॉरिटी दे रहे हैं बेसिकली आप किसी को, और वो अथॉरिटी फॉर एग्जांपल यूजुअली हम देते हैं या तो अगर फैमिली डिस्प्यूट है तो किसी घर में बड़े बूढ़ों को, या फिर फॉर एग्जांपल यूजुअली ये देते हैं अगर कल को हमारे बीच में यानी कि इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस सिचुएशन में इवन तो हम अभी किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बट हमने एक ये मेथड लिख दिया अपॉइंट करने का आर्बिट्रेटर को कि उस पॉइंट इन टाइम पे जब डिस्प्यूट अराइज होता है उस वक्त जो भी सीबीएम डिपार्टमेंट का या एएमएल डिपार्टमेंट का हेड होगा या होंगी तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम अपॉइंट कर देंगे आर्बिट्रेटर। तो हमने एक तरीका बयान कर दिया है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, एंड ये तरीका सिंपली ये कहता है कि हमने एक मेथड बयान कर दिया है कि हाउ विल वी सेलेक्ट द आर्बिट्रेटर। बयान कर सकते क्या हैं तरीका बयान किया है, हमने सिंपली ये डिसाइड कर दिया है कि उस पॉइंट इन टाइम पे जब डिस्प्यूट अराइज होता है जो भी हम अभी नाम तो नहीं स्टेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाद में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी तो हो गई एक पॉसिबिलिटी, लेकिन आप नोटिस करें कि एक और कीवर्ड था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वाला, उसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बयान कर देती हूँ कि उस पॉइंट इन टाइम पे पॉइंट क्लियर हो गया, इस पॉइंट पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि पक्का क्लियर हो जाए कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट यानी मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट में आप समझे फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली मैटर से रिलेटेड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आप एंटर हो रहे हैं फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो आपने लेट से डिसाइड कर दिया कि हम उस वक्त जो भी हमारे मोहल्ले के सरपंच होंगे उनके पास जाएंगे और जो भी उसका करंटली सरपंच हुआ ये आपने एक मेथड डिसाइड कर दिया कि ये तरीका हम लोग यूज करेंगे आर्बिट्रेटर चूज करने के लिए होगा वो हमारी डेजिग्नेटेड। अच्छा, जो दूसरा इसमें एक पॉइंट मेंशन है जो कि सेकंड पॉइंट का ही पार्ट है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि ये भी पॉसिबल है कि आप लोग एक मेथड यानी कि एक मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ना स्टेट करें, लेकिन इंस्टेड आप क्या करें कि आप डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के लिए एक चॉइस कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगेन फैमिली मैटर पे वापस आ जाते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली में सबसे बड़े जो भी हैं दादा या फिर नाना उनको अथॉरिटी मानते हैं, बट अगर आपको अभी भी पॉइंट नंबर 2 जो पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड है अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखें कि या तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आपने नाम स्टेट कर दिया, या फिर अगर आपने नाम भी नहीं स्टेट किया आर्बिट्रेटर का तो आप एक तरीका बयान कर दें कि किस तरह से फ्यूचर में आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट किया जाएगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी नाम नहीं स्टेट किया है तो। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अब मैं समरी नहीं दे रही हूँ बिकॉज़ मैंने अभी एंड में पॉइंट नंबर 4 को समराइज़ कर दिया ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। Point number 5 says that where the arbitration agreement is silent about the mode of appointment of arbitrators, यानी कि mode of appointment भी नहीं आपने बयान किया जो अभी हमने point number 4 में देखा, then obviously in that situation what happens is that the parties are not going to be happily agreed about the choice of the arbitrator. So in that kind of situation the act, that is the Arbitration Act, gives power to the court to make the appointment. अब देखिए वंस अगेन ये पॉइंट आपको शायद सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जो अभी हमने पॉइंट नंबर 4 में देखा कि आपने नाम भी नहीं स्टेट किया, आर्बिट्रेटर चूज़ भी नहीं किया स्पेसिफिक बंदे को, एंड उसके बाद आपने नाम तो नहीं लिखा, आपने कोई मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट भी चूज़ नहीं किया कि कौन सेलेक्ट करेगा हमारे लिए आर्बिट्रेटर को, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी आपने स्टेट नहीं किया। तो अब हम इसीलिए पॉइंट नंबर 5 में आ गए। आप देख रहे हैं लॉजिकल कनेक्शन है सारे पॉइंट्स में। तो पॉइंट नंबर 4 से हम पॉइंट नंबर 5 पे तब आते हैं जब अगर आपने पॉइंट नंबर 4 में जो हमने देखा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आप नाम स्टेट कर दें या मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट स्टेट कर दें, अगर आपने वो भी नहीं किया तो फिर क्या होगा। अब इस सिचुएशन में आप इमेजिन करें कि डिस्प्यूट अराइज हो गया है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रेजेंट है लेकिन उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का नाम स्पेसिफाइड भी नहीं है एंड मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट यानी मेथड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, कौन है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो चूज़ करेगा, सेलेक्ट करेगा आर्बिट्रेटर को, वो भी बयान नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट मैंने रीड आउट किया कि द एग्रीमेंट इज़ साइलेंट अबाउट द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑल्सो, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट पे भी एग्रीमेंट साइलेंट है।
तो फिर अब इमेजिन करें कि डिस्प्यूट अराइज हो गया है। अब डिस्प्यूट अराइज जब हो जाता है तो आप भी ये समझ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, पार्टीज़ ऑलरेडी उस डिस्प्यूट को लेके तो सोल्यूशन पे एग्री कर नहीं रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो चॉइस ऑफ आर्बिट्रेटर पे इजीली एग्री करेंगे जब डिस्प्यूट अराइज हो चुका है उसके बाद? ऑब्वियसली नहीं, बहुत मुश्किल है कि डिस्प्यूट अराइज हो गया, डिफरेंसेस आ गए दो पार्टीज़ के बीच में, और अब बहुत ही मुश्किल है कि वो डिस्प्यूट से लेकर तो एग्री कर नहीं रहे, सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। अब वो आर्बिट्रेटर को लेके भी ऑब्वियस सी बात है एग्री नहीं करेंगे कि कौन होगा आर्बिट्रेटर, और ऊपर से उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कोई तरीका भी बयान नहीं किया हुआ है कि आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पावर दे दिया गया है कोर्ट को कि द कोर्ट इज़ गोइंग टू मेक द अपॉइंटमेंट, यानी कि कोर्ट इज़ गोइंग टू इंटरफियर। एंड बाय द वे दिस इज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जो हमने डिस्कस की थी एक अर्लियर वीडियो में। कैन यू ट्राई टू रिकॉल कि आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने एक डिस्कस की थी सिचुएशन आर्बिट्रेशन विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोर्ट इन्वॉल्व हो रही है, कोर्ट का इंटरफेरेंस है, कोर्ट इज़ गोइंग टू इंटरवीन, दैट इज़ इंटरफियर, दैट इज़ गेट इन्वॉल्व्ड। ये सारे इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। सो इन केस यू डोंट नो व्हाट इंटरवेंशन मीन्स, सो टू समराइज़ रूल नंबर 5, अगर अग्रीमेंट इज़ साइलेंट, कम्प्लीटली साइलेंट, यानी अग्रीमेंट में कुछ भी स्टेटेड नहीं है कि आर्बिट्रेटर का नाम क्या होगा, एंड देन मोड ऑफ अपॉइंटमेंट भी स्टेटेड नहीं है, मेथड ऑफ सिलेक्शन भी स्टेटेड नहीं है, एंड फिर झगड़ा शुरू हो गया है, पार्टीज़ आर नॉट एग्रीइंग अबाउट द डिस्प्यूट एंड दे आर ऑल्सो ऑब्वियसली नॉट एग्रीइंग अबाउट द चॉइस ऑफ द आर्बिट्रेटर कि कौन होगा अब हमारे बीच में इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोर्ट इज़ गोइंग टू स्टेप इन, कोर्ट को पावर दिया है एक्ट ने, आर्बिट्रेशन एक्ट ने, कि आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर का। तो इन दिस सिचुएशन द कोर्ट इज़ गोइंग टू सेलेक्ट, दैट इज़ अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। ये पॉइंट सिंपली ये कहता है कि नॉट ऑल आर्बिट्रेटर्स आर लॉयर्स ऑब्वियसली, एंड देयरफॉर देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट दैट द आर्बिट्रेटर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकल बार, दैट इज़ मस्ट बी अ क्वालिफाइड रजिस्टर्ड एडवोकेट, दैट इज़ ही और शी नीड नॉट बी अ लॉयर। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले मैं पॉइंट्स 4 to 6 की आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई, वैसे मैंने स्लाइड में लिखे हुए थे तो कर तो दिए हैं, अगर आपने ख़ुद भी समझ लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं पॉइंट्स 4 to 6 की एक क्विक समरी दे देती हूँ कि पॉइंट नंबर 4 हम सिंपली उस सिचुएशन की बात कर रहे थे। बाय द वे, टू रिकॉल रिकैप कि पॉइंट्स 1 to 3 जो थे ना वो तो सिंपली नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स से रिलेटेड रूल्स थे। पॉइंट्स 4 to 6 जो हैं अब उसमें हम नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट करने के कि कौन होगा, कितने होंगे, वो पॉइंट्स 1 to 3 में डिस्कस हुआ था। अब पॉइंट्स 4 to 6 में पॉइंट नंबर 4 की समरी सिंपली ये है कि आप या तो नाम लिख दें आर्बिट्रेटर का, स्पेसिफिक पर्सन का, या फिर आप जो है एक सिलेक्शन मेथड बयान कर दें कि किस तरह से जब भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो हाउ विल वी गो अबाउट सेलेक्टिंग द आर्बिट्रेटर, जिसको कि हम लीगल टर्म्स में कहते हैं स्टिपुलेटिंग अ सर्टेन मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। स्टिपुलेटिंग सिंपली मीन्स स्टेटिंग और यू कैन से प्रोवाइडिंग फॉर अ सर्टेन मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आप चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली द कोर्ट बट इट डज़ नॉट हैव टू बी अ कोर्ट, इट कैन बी एनी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हुएवर इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर एग्जाम्पल। तो ये थी पॉइंट 4 की समरी। पॉइंट 4 का की वर्ड जो है 2 हैं, एक तो ये कि नेम और दूसरा मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नेम ये 2 कीवर्ड्स हैं पॉइंट नंबर 4 में, एंड पॉइंट नंबर 4 से ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट नंबर 5 ट्रिगर होना चाहिए, क्योंकि आप खुद इमेजिन करें कि अगर पॉइंट नंबर 4 में आपने मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की सिचुएशन डिस्कस की है तो हाउ अबाउट दैट सिचुएशन के मोड ऑफ अपॉइंटमेंट यानी मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट भी बयान नहीं हुआ है, अग्रीमेंट कम्प्लीटली साइलेंट है, तो पॉइंट नंबर 5 आपके दिमाग में लॉजिकली ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 सिंपली ये कहता है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज़ कम्प्लीटली साइलेंट तो यहाँ पे कीवर्ड आप रख सकते हैं साइलेंस का, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कीवर्ड पॉइंट नंबर 5 का सिंपली याद रख लें कोड, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 का मेन टेक होम मैसेज ये है कि अगर एग्रीमेंट में बयान नहीं किया गया है कि कौन है आर्बिट्रेटर और मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट भी बयान नहीं किया गया है तो फिर कौन स्टेप इन करेगा, कौन इंटरवीन करेगा, कोर्ट। और कोर्ट को ये पावर दिया हुआ है एक्ट ने कि भाई आप अपॉइंट कर दें आर्बिट्रेटर को, तो कोर्ट के पास ये अपॉइंटमेंट पावर है। एंड कीवर्ड पॉइंट नंबर 5 का इसीलिए ये हो गया कि कोर्ट इज़ द कीवर्ड फॉर पॉइंट नंबर 5। एंड पॉइंट नंबर 6 का सिंपल कीवर्ड ये है कि आप लॉयर से याद रख लें कि नॉट ऑल आर्बिट्रेटर्स आर लॉयर्स, बट पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम कि पॉइंट नंबर 6 वैसे भी समझना मुश्किल नहीं है। तो आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वकील ही हो।
बाय द वे ऑफ कोर्स समरी के एंड में आई एम अवेयर कि मैं थोड़ा सा फास्टर बोल रही थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो और मैंने शुरू में काफ़ी स्लोली एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को रिप्ले करके उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिविज़िट कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको आर्बिट्रेटर्स के सिलेक्शन से रिलेटेड यानी कि आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो क्लियरली समझ आ गए हैं, और अगर समझ आ गए हैं तो आई एम श्योर याद करना भी आसान होंगे। कीवर्ड्स पे फोकस करें, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक।